नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि शहर में तमाम जगहों पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन्होंने गलत तरीके से अपना दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये शहर और देश के लिए खतरा है। आगरा में पिछले दिनों अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। बड़ी संख्या में आवास विकास कॉलोनी में बांग्लादेशियों की बस्ती से 32 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अब बजरंग दल बांग्लादेशियों को लेकर सड़क पर उतरा है। उनकी मांग है कि आगरा में बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे क्योंकि इनकी वजह से आगरा और देश की सुरक्षा को खतरा है। देखिए, आगरा जिला जो है वो कहीं ना कहीं अति संवेदनशील जिला है पूरे देश भर के अंदर। यहाँ सैन्य देश की सबसे बड़ी सैन्य छावनी भी है और यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़े स्तर पर आते हैं आगरा के अंदर। और उस आगरा जिले के अंदर कहीं ना कहीं इतने बड़े तादाद में बांग्लादेशियों का अवैध रूप से इस जिले के अंदर रहना, वो भी पूरे के पूरे उनकी लोकल आइडेंटिटी के साथ। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, सबको सारी चीजें उपलब्ध है उनके पास। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने पुलिस आयुक्त महोदय को यह ज्ञापन दिया है कि जितने भी हमने कुछ एरिया चिन्हित करके दिए हुए हैं, छावनी हुआ, रोहता नहर के पास भी लोग झुग्गी झोपड़ी के रूप में बनाकर रह रहे हैं, कूड़े बीनने का काम कर रहे हैं, सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ये सारे एरिया हमने इनको चिन्हित करके दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से ये सारे चिन्हित एरियो पर पुलिस जो है अपने स्तर से जांच करे और जितने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ अजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। क्या कुछ पूरा मामला है, अब डिटेल में बताइए। आगरा में करीबन 32 बांग्लादेशी भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए। यह सिकंदर थाना क्षेत्र के आवास विकास क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे थे। ये सब लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, जिनके पास से लोकल आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं और ये सब जो है कबाड़े का काम करते हैं। इसको लेकर एक इनपुट मिला था पुलिस को, जिस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर करीबन 28 बांग्लादेशियों को जेल भेजने का काम किया गया है। जी अजय, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की क्या कुछ मांग है? प्रदर्शन कर रहे हैं वो बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ और प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसी को लेकर बांग्लादेशियों को घुसपैठ को लेकर आगरा में जहां ये गिरफ्तार किए गए हैं, इसको लेकर हिंदूवादियों में रोष व्याप्त है। इसको लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि आगरा जितने जहां पूरे जिले में जहां पर रह रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ी डालकर, उनकी जांच की जाए और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया है। जी अजय, क्या ये आगरा प्रशासन की लापरवाही नजर नहीं आ रही है? क्योंकि बड़ी तादाद में सिर्फ आगरा में ही बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात सामने आती रहती है और जगह जगह पर जो बांग्लादेशी लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रख रहे हैं और उनके पास दस्तावेज भी मौजूद हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है? देखिए, प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरह से बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के इनपुट पर गिरफ्तार किए गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन का भी फेलियर है। तो इतने बड़े स्तर पर बांग्लादेशी आगरा से गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें एक नाम हलीम का भी आ रहा है, जो हवाला के जरिए पैसे भेजता था और करीबन 20 से 25 हजार रुपये लेकर बांग्लादेश जो बंगाल से बॉर्डर है वहाँ आगरा में या भारत में आते थे। लेकिन जिस तरह हिंदूवादियों में रोष देखने को मिला है कि यहाँ बांग्लादेशी जिस तरह से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और कूड़े का दिखाने के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए काम करते हैं, कूड़ा बीनने के लिए और अन्य काम भी करते हैं जिस तरीके से। लेकिन यहाँ हिंदूवादियों में इस तरह से रोष व्याप्त है, जिसको लेकर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जी अजय यादव, आगरा में अक्सर देखने को मिलता है, कभी कोई समुदाय जो है वो ताजमहल पर जाकर झंडा फहराने की बात करता है, कहीं शिवसेना गुट के लोग पहुंच जाते हैं, कहीं बजरंग दल के लोग पहुंच जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान में किसी भी
किसी को भी ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर धर्म को लेकर कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन आगरा में ऐसी बार बार चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं? देखिए, इसको लेकर भी बात की जाएगी कि गैर राजनीतिक संगठन होते हैं जिसको लेकर ये सक्रिय अपने आप को रहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो प्रशासन की नहरों में भी ये आना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई हिंदू विरोधी कोई गतिविधि होती है तो उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन के जरिए अपनी बात रखते हैं और क्षेत्र में समाज में अपने आप को स्थापित करने की कार्य करते हैं। जिस तरीके से हिंदूवादियों में बार बार, क्योंकि देखने को मिला गोकसी को भी लेकर हिंदूवादियों में रोज देखा जा सकता है। जब भी कोई हिंदू विरोधी कोई कार्य होता है तो हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो जाते हैं और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं। जी अजय, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेशियों के खिलाफ? जो आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल की तरफ से कि आगरा में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आकर प्रमाण पत्र लेकर बाकायदा पेपर बनवा कर रह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उन्हें भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और ऐसे में आगरा में बड़ी तादाद में खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, वो भी पूरे कागजात के साथ। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जब इनपुट मिला तो बड़े स्तर पर कार्रवाई की है, बांग्लादेशी को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अब एक सर्च अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है जिसको लेकर जगह जगह छानबीन की जा रही है। झुग्गी झोपड़ियों से लेकर अन्य जगहों पर कहीं बांग्लादेशी तो नहीं रह रहे हैं और दूसरा एंगल से भी कहीं पाकिस्तानी भी तो नहीं है इनमें। तो सारे एंगलों पर जांच की जा रही है कि ये बांग्लादेशी इतने बड़े स्तर पर आगरा में कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि आगरा में G20 समिट होने जा रहा है, उससे पहले इनपुट मिला इंटेलिजेंस के द्वारा जो इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन कहीं नहीं पुलिस प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है। लेकिन जिस तरह पुलिस ने 28 लोगों को जेल भेजा है और बाकी की जांच कर रही है पुलिस, जिसके द्वारा पिछले 2018 में भी एक हालिम नाम के व्यक्ति को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था, उसको उसके बेटे को जेल भेजा गया था। उसके बाद उस पर भी IB या इंटेलिजेंस की जांच कर रही है, उसको लेकर भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कहीं ना कहीं हर तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि G20 का समिट होने जा रहा है तो किसी भी तरह की चूक या लापरवाही नहीं होने देना चाहती। जी अजय, बात की गई है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बाकायदा पेपर बनवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? किसी को अगर अपने वोटर कार्ड लिस्ट में शामिल होना है, किसी का नाम बदलवाना है, और ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनके पास राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, वोटर कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं जो निगरानी समिति है उसके ऊपर भी संदेह उठता है कि जो लोग देखने वाली बात होगी। जिस तरह बांग्लादेशी जिस तरह से पकड़े गए, उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए उनकी जांच की जा रही है, लेकिन ये दस्तावेज बने कैसे इसकी भी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई सक्रिय है जो बांग्लादेशियों के दस्तावेज बनवा रहा है, उसकी भी पुलिस पूरी तरह जांच कर रही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गया है सुप्रीम कोर्ट। याचिका में रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर दायर एक अलग याचिका को 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि अलग याचिका के साथ उनकी याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई की जाए। पीठ में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला भी शामिल हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते वकील MS शर्मा ने शीर्ष अदालत में एक और जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से
निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडानी समूह के शेयर के मूल्य को कृत्रिम तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की है। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अधिवक्ता प्रमोद कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग से जुड़ी एक याचिका है जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में कोर्ट से पूर्व न्यायाधीश से मामले की जांच कराने की मांग की गई है और साथ ही सरकार से समिति गठित करने के निर्देश देने की बात कही गई है। जी प्रमोद कुमार जी, देखिए ये मैटर पहले जो है फाइल किया गया था। एक एडवोकेट हैं मिस्टर ML शर्मा जी, तो उन्होंने कई PIL और इस तरह का केसेस में अपने आप को हाईलाइटेड करने के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का केस फाइल करते हैं। और कल जो है एक एडवोकेट तिवारी जी हैं, उन्होंने भी फाइल किया है और मेंशन किया आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जो चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा, क्योंकि बाकी मैटर वो लगा हुआ है 10 फरवरी को, तो उसी के साथ टैग कर दिया जाए और ये मैटर को लिस्ट किया गया है जी। लेकिन मैं आपको अलका मैडम एक बता दूं कि बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरह के मैटर को आपको सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन करना और उससे आप देखिए पूरे मार्केट में एक तरह से उथल पुथल करना और इसमें देश का नुकसान हो रहा है। आप किसी की साख को एक कमजोर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक उचित व्यवस्था नहीं है। कई बार तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये दिखाती है कि हमारे पास समय का काफी अभाव है और इन तरह का छोटे छोटे कामों में हम नहीं पड़ते हैं। और जबकि अभी फिलहाल ये मसला संसद में भी चल रहा है, ये सरकार का काम का देखने का है, मार्केट का एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू है। इसमें मुझे कहीं से भी, और मैंने काफी एडवोकेट से भी बात किया, तो इनको उचित नहीं लगता है कि इस तरह के मसला को आप यदि हर व्यवसाय में सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं तो उसका साख कम जाती है और कोई भी आदमी ठीक से बिजनेस नहीं कर पाएगा। और ये जो कंपनी है अडानी कंपनी, वो एक इंटरनेशनल कंपनी बना हुआ है। आप एक देखिए हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पे अभी इसकी कंपनी को साख कम गई और इसके करोड़ों का नुकसान हुआ। केवल इसलिए नहीं कि वो कंपनी कोई फ्रॉड कर रहा है या ये कर रहा है। आप देखिए आपका काम केवल जो है कि वो कंपनी इलीगल ढंग से कोई काम कर रहा है कि नहीं, क्या जो अकाउंट जो वो दे रहा है, क्योंकि देखिए हर कंपनी का बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। जो इंडियन कंपनी जो रजिस्ट्रेशन होता है, आप उसको अपने नेट से देख सकते हैं कि कंपनी कहां इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने % कर रही है, कितना मुनाफा ले रही है, इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है, ये सारा डिटेल होता है। तो ये चीज को मैं नहीं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ला करके सर्वोच्च न्यायालय का ही समय को नष्ट करना, देश के समय को एक जो और गरीबों को न्याय मिलना था उसको ना समय दे करके हम इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरी चीज है कि एक कंपनी जो हिंदुस्तान का और वर्ल्ड का एक लीडिंग कंपनी है, उसके साख को एक बट्टा लगाना, उसको नुकसान करना, जिससे कि एक देश को भी नुकसान होगा। आप ये देखिए, ये केवल अडानी का मसला नहीं है। यदि इस तरह का आप आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं और उसको उसकी साख को उसकी भावना को आप गलत फैलाते हैं, मैसेज जाता है, तो इससे कंपनी को नुकसान होता है, हमारे देश का। लेकिन प्रमोद जी अडानी की कंपनी कोई जनता से जुड़ी कंपनी है नहीं, सरकारी उससे जुड़ी प्राइवेट कंपनी है और जनता के पैसे जो है LIC में लगे हुए हैं। वो पैसा जो है अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। अगर जनता का पैसा इस तरीके से डूब रहा है तो इसको लेकर याचिका तो दायर करनी चाहिए। खुद सरकार को भी इस मामले में आगे आकर जांच बिठानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, धांधली का मामला सामने आ रहा है, फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है, तो जनहित में तो याचिका दायर की ही जाएगी। देखिए मैडम, अगर अडानी की कंपनी बड़ी है सर, तो क्या उनके खिलाफ जांच की मांग नहीं की जा सकती है? देखिए आप पहले ये देखिए, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसेस होता है।
जो आप करें LIC का और पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, SBI ने दिया है, LIC ने दिया है, तो इसका एक मापदंड होता है, एक प्रोसेस बना हुआ है कि आप कंपनी का कितना वैल्यू है और क्या में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट में आप कहते हैं कि जी हम इतने का सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो बैंक उसमें 60% 70% जो है वो कर्ज देती है। इसका मतलब ये होता है कि आप समझते हैं कि 100 रुपए का वैल्यू है, तो हम इसमें 40 रुपए या 50 रुपया या 60 रुपया तक हम लगाएं और वो दिखाते हैं, आप उससे जो है गेन करते हैं, उसको फायदा है। ये रिपोर्ट अभी तक बताया गया है कि LIC और SBI को या और भी जो बैंक है जो इन्वेस्टमेंट किया है या जो लोन दिया है अडानी कंपनी को, उसको फायदा हुआ है, अब बहुत तेजी से फायदा हुआ है। केवल एक देखिए, जो विदेशी कंपनी है ये हिडन वर्क, वो एक फ्रॉड का काम कर रहा है। पिछले अभी तक के जितने भी करीब 30 मसला उसने किया है और सबको बदनाम करके खुद का मुनाफा कमाया है। ये देखिए, कोई NGO कंपनी नहीं है या रिसर्च कर करके बेस का नहीं है कि आप रिसर्च करके दुनिया को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये एक कंपनी को इस तरह से बदनाम कर करके उसके शेयर को डाउन कर करके आप खुद खरीदते हैं, मार्केट में डाउन करते हैं और उसके बाद उसको करोड़ों का फायदा आप उठाते हैं। देखिए, आज ये देश पहले भी करीब 200-300 साल पहले भी ये देखा गया है कि विदेशी कंपनियां जो भी आई है भारत को नुकसान करके गई। ये कंपनी के आप साथ देखिए, जो हिडन वर्क है और जो एंडरसन ने ये कंपनी बनाया है जिसके CEO हैं, इनकी बैकग्राउंड देखिए। ये पहले जो है वो ड्राइवर थे, इसमें गाड़ी चलाते थे, और वो इस तरह से प्रॉफिटेबल कंपनी बनाती है दूसरे को नुकसान करके। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, और आप जो है हिंदुस्तान के एक जो बड़ी कंपनी है जो तीसरा पोजीशन रख रहा था पूरे विश्व में, आप देखते हैं कि ये देश कैसे तरक्की कर रहा है, जबकि काफी जो है ये लोग खुद उसका फायदा ले रहे हैं। तो आप इसका पहले बैकग्राउंड भी तो देखिएगा कि जो एलिगेशन लगा रहा है उसका बेस क्या है। आप जिस रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं, आप उससे पूछ नहीं रहे हैं, आप उसका जो है अकाउंट देख नहीं रहे हैं, अकाउंट का लेटेस्ट आप उसको घुमा फिरा करके, इसका मतलब है कि आप भारत के अर्थव्यवस्था में उथल पुथल ला रहे हैं। और यही है, इस चीज को यदि सुप्रीम कोर्ट में आप लाएंगे, उसको आप यदि इस पे डिस्कशन होगा, वो देखेंगे कि हाँ जी इसमें क्या जो है इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कंपनी तो सर उसी इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए तो याचिका दायर की गई है, याचिकाकर्ता की तरफ से उसी लिए तो मांग की जा रही है कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनसे मामले की जांच कराई जाए। समिति के गठन की बात, कमेटी के गठन की बात की जा रही है याचिकाकर्ता की तरफ से। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में क्या ऐसा कुछ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार को निर्देश दे, कमेटी का गठन कर सके सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जो ये मैटर लगा हुआ है ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हा साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस पर्दीवाला का साहब जी, तो आज के डेट में वैसे तो देखिए एंटिसिपेट करना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत कठिन है, लेकिन सामान्यतः एक कानून के नजरिए से यदि हम ये देखते हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह के मसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहेगी कि ये मसला हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, या भी इसको हम उचित नहीं समझते हैं इसको देखने का, इसको गवर्नमेंट देखेगी और गवर्नमेंट का नजरिया है उस पर वो सुपरवाइज कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज नहीं कर रही है, इस चीज को नहीं देख रहा है। जहां पे भी यदि कोई इलीगलिटी होगी वो करेगी। मैं नहीं समझता हूं कि फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी तरह का कोई डायरेक्शन देगी कि गवर्नमेंट कमेटी बनाए या फिर जो है वो कोई रिटायर्ड जज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनकी अध्यक्षता में किसी तरह का निगरानी हो, क्योंकि हर चीज आप सर्वोच्च न्यायालय से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन मसला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, बिजनेस का मसला है, आप उसका जो कार्य क्षेत्र है वो वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ का बहुत बड़े मैं जो योग्य कोई कैपिटलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर जो है ब्यूरोक्रेट हैं, उन पे आप किसी तरह का एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लगा देते हैं, मोलेस्टेशन का या रेप जैसे का है, उसका तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से ये बिजनेस है, ये बिजनेस का बहुत बड़े टाइकून थे,
इंडिया का और पूरे विश्व का है। आप एक आरोप लगा रहे हैं, आरोप मात्र से इनकी जो साख जो बना हुआ था उस साख को बट्टा लग रहा है और वो पूरे के पूरे धराशायी हो सकते हैं। और आप देखे होंगे कि जो हिडन वर्क का रिपोर्ट है अभी तक के जितने भी इसने खुलासा किया है अभी तक के पिछले 6 साल में, वो सारी की सारी कंपनियां जो है वो विद इन एक सप्ताह के अंदर में 50 to 60% डाउन गया है और एक तरह से बर्बाद के कगार पे हुआ। तो मेयरली एक बेसलेस आधार पे किसी पर एलिगेशन लगा देना, किसी पर झूठा आरोप लगा करके उसके कैरेक्टर को, उसकी जिंदगी को खिलवाड़ करना, बर्बाद करना, ये गलत है। देखिए, मेरा यह मानना है कि यदि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की बातें, इस तरह का आप केस लेकर के आते हैं और ये यदि आधारहीन पाया जाता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि उसी वक्त जो रिपोर्ट दिया है या जिसके वजह से इस कंपनी को इतना नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, मेंटल नुकसान हुआ है, जो मेंटल एगोनी हुआ है, उसको जो है तुरंत संज्ञान में लेकर के उस कंपनी पे भी जो है उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हिडेनबर्ग आप अमेरिका में कंपनी है, आप जो है यहाँ हिंदुस्तान की जो न्याय व्यवस्था है, लेकिन सर उसके लिए तो अडानी ग्रुप जा सकता है कोर्ट में, अडानी ग्रुप इसके लिए अपील करे, अडानी ग्रुप हिडनबर्ग के खिलाफ जो है वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करे। लेकिन अगर बात जनहित की आ रही है तो अगर याचिकाएं पड़ रही हैं तो उसमें तो भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में फर्ज बनता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर बात संदेह, हम ऐसे तो ये नहीं कह सकते ना सर कि अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं उनके सिर्फ वो इतने बड़े टाइकून है, इस वजह से उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए किसी मामले में। अगर इतना बड़ा मुद्दा उठा है तो उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए सर। अलका जी गौर फरमाइए जी, आप देखिए आज जो है आप लगाते हैं जो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आप केस करते हैं हिंडनबर्ग पर जी, उसके बाद उसमें सालों साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में, तब तक तो कंपनी जो है वो जमीन पे आ जाएगी। आप तो उसकी कैरेक्टर को बर्बाद कर दिए, उसका कैरेक्टर एसिसिनेशन कर दिए, आप जो भी वो बचा हुआ उसको तो बर्बाद कर दिया। उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करके सर कोर्ट में मामला जाने से अडानी को क्या नुकसान होगा यार? अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक तो अडानी दोषी भी नहीं सिद्ध होते हैं जब तक जांच पूरी ना हो जाए, कोई निर्णय ना आ जाए। बहुत सारे मामले जो हैं, बहुत सारी कंपनियों के जो लंबे सालों साल तक चलते हैं। देखिए आप ये बताइए, अगर किसी छोटे से व्यक्ति के साथ कोई हादसा होता है या कोई घटना घटती है, उसके मामले में अगर 20-30 साल लग रहे हैं तो अडानी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी क्या सरकार की तरफ से? देखिए आप पहले गौर फरमाइए इस पे। आप ये देखिए कि अडानी ने गलत क्या किया है भाई। आपका यदि है कि कोई फ्रॉड कर रहा है या पैसे का जो दिखा नहीं रहा है तब तो गलत है। उसका वो दिखा रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है और सारे कह रहा है कि ये देखो जी हमारा अकाउंट है और हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या हुआ है, शेयर का जो मार्केट में है इतने परसेंटेज ये लगा हुआ है, हम जो प्रॉपर्टी जो बना रहे हैं, जो हमारी कंपनी का एसेट इतना क्या है, तो सारा तो क्लियरिटी कंपनी एक्ट में है। और जो हिडनबर्ग ने या जो अभी एमएल शर्मा जी ने जो पिटीशन फाइल किए हैं वो मेयरली केवल कह रहे हैं कि इस पे आप कमिटी बनाइए। क्यों कमिटी? आपको ये लग रहा है कि गलत है तो कानूनी रूप से कीजिए ना। सपोज कीजिए आज हम कुछ नहीं किए, निर्दोष किए हैं और मेयरली केवल आप ऐसे ही कर दीजिएगा कि हम प्रमोद कुमार पे मोलेस्टेशन का केस कर देते हैं तो हमारा तो जो धंधा है, प्रोफेशन है, वो बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये ट्रिक है, ये किसी को डाउन करना या किसी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आप देखिए अभी तक के जो पिछले एक सप्ताह में आए हिडनबर्ग ने इन पे आरोप क्या लगाया और वो आरोप लगा करके वो खुद फायदा ले रहा है। आप उनकी क्रेडेंशियल देखिए क्या है, क्या क्रेडिट है उसका, उस कंपनी का। वो कंपनी चाहती है कि जो टॉप मोस्ट कंपनी है उसको बदनाम करो, बदनाम करके उसको शेयर को बिल्कुल डाउन करो। क्योंकि मार्केट में ये देखिए बिजनेस है, कई लोग केवल विश्वास पे वो कंपनी में ये नहीं जाते हैं कि कंपनी क्या है, वो देखते हैं डेली शेयर का इतना फायदा हो रहा है जी और ये बहुत तरक्की कर रहा है पूरे विश्व में और इसका शेयर खरीदो। वो अपना पैसा लगाता है उस बिजनेस में और इस तरह से जो है कंपनी तरक्की करती है। आप उसको जैसे ही बदनामी के कगार में है कि कोई पैसा लगाने वाला नहीं आता है, तो कई ऐसे चीजें जो बिजनेस में होता है वो बिजनेस ही पूरा का पूरा बेस होता है विश्वास पे।
आपने अपने जिंदगी में कितना विश्वास लोगों पर काम कमाए किए हैं और कितना आपने डिवोट किए हैं टाइम, वही एक पूंजी होता है। उस पूंजी को ही आप बर्बाद कर रहे हैं। आप ये देखिए, मेरे लिए हर चीज में केवल कानूनी कार्रवाई कर लेने से उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप आज सॉल्यूशन करते हैं तब तक तो वो अगला आदमी बर्बाद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कई कैसा है, मैं बता रहा हूं केस में। तो ठीक है प्रमोद कुमार जी, चलिए मैं मानती हूं कि अडानी को फर्क पड़ रहा है, तो अभी भी उनके शेयर गिर रहे हैं, अभी भी उनके कंपनी के साख पर बट्टा लग रहा है। अगर कोर्ट जो है समिति का गठन कर देती है और इस जांच में अडानी ग्रुप जो है वो निर्दोष पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाएगा जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। तो एक तरीके से उनकी साख तो और मजबूत होगी अगर जांच के थ्रू उनको क्लीन चिट दे दी जाए तो। देखिए मैडम, इसमें जब भी जांच होती है, आप इंडियन कानून को जानते हैं अच्छी तरह से। पहले इसकी जो कलाकारी समझिए कि क्या जो लोगों का मकसद है, मोटिव क्या है करने का। ये पहले ये कर करके बदनामी करना चाहते हैं, इसकी छवि को खराब करेंगे। पहले तो उसका बिजनेस ही बर्बाद हो जाएगा। और क्या समझते हैं, जो कमेटी बनती है, कमेटी बनाने में कम से कम जो है, या रिपोर्ट देने में, इस तरह का जो पूरे विश्व में बिजनेस है, इनको लग जाएगा 6 महीना। 1 साल आप बना दीजिएगा कमेटी में, तो 1 साल में तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट जो डेली टू डे इसमें लगा रहा है, जब आप 1 सप्ताह के अंदर में देखिएगा कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि 6 महीना या 1 साल में क्या होगा। वो तो कंपनी जो है जमीन पे आ जाएगी। आप पूरे भारत के अर्थव्यवस्था को जो है नुकसान कर देगा। ये देखिए, ये अटैक सर अडानी की एलिगेशन है। आप नेचर ऑफ एलिगेशन देखिए। ठीक है सर, ठीक है सर, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो अडानी ग्रुप को लेकर जो है मामला, याचिका जो है दायर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई से जो है शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। दीपक केसकर ने इस दौरान कहा है कि पार्टी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर पार्टी किसी परिवार की निजी संपत्ति है तो उन्हें चुनाव आयोग को लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और बाला साहेब के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर चले गए लेकिन उन्होंने अपना स्नेह नहीं छोड़ा, तो आप बाला साहेब के विचारों को कैसे भूल गए। असतात त्यावेळेला ते मर्यादित जागेमध्ये सुद्धा घेतले गेले पाहिजेत। मोठ्या मोठ्या मैदानामध्ये घेतलं तर तेवढीच लोक उपस्थित असतात। ती काही जनरल सभा नाही की ज्याला आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांना बोलवतो। तो एक अत्यंत हृदयस्पर्शी असा सत्कार होता। कोळी समाजाबद्दलच्या काय भावना उद्धव साहेबांच्या आणि आदित्य साहेबांच्या आहेत हे ह्याच्यावरून दिसून येतं की तुम्ही त्यांना कधी न्याय देऊ शकला नाही। न्याय दिला त्यावेळेला त्यांनी सत्कार घडवला। सत्कार घडवताना कोळी समाज केवढा छोटा आहे, मग तेवढीच लोक येणार ना। अशापेक्षा अतिरिक्त लोक यावी अशी तुमची अपेक्षा आहे का? आणि मग त्याच्यासाठी जर साईट चूज करत असताना एक थोड्याशा खुर्च्या जास्त राहिल्या असतील तर तेवढ्याच खुर्च्यांचा तुम्ही फोटो घेणार का? आणि जे लोक त्याच्यावर बसले होते, मी ज्याला भाषण केलं 2 नंबरला भाषण केलं त्याला 80-90% मैदान भरलेलं होतं। मग ती लोक एवढा वेळ कशी थांबणार 10-10 वाजेपर्यंत? 7ची सभा होती। आणि म्हणून मी ही विनंती निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे की ज्याला तुम्ही 7ची सभा येतात, लोक तुम्हाला ऐकायला आलेले असतात, आम्हाला ऐकायला आलेले नसतात। तुम्ही या 7:30ला या, 7:45ला या, परंतु त्या वेळेमध्ये येऊन त्यांनी भाषण केलं। त्या दिवशी सुद्धा महाराष्ट्रातून लोक आले होते, 2 लाख लोक, म्हणजे काही छोटी सभा नाही, मुंबईतली सगळ्यात मोठी सभा ती झाली। परंतु लोकांना परत सुद्धा जायचं असतं ना दिवसभर। तो शिंदे गुट के नेता जो हैं वो दीपक केसकर, उन्होंने उद्धव गुट पर जमकर हमला किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा है कि पार्टी जो है वो किसी के परिवार की नहीं है और अगर कोई ये समझता है कि पार्टी उसके परिवार की है तो वो चुनाव आयोग के पास जाकर ये बात कहे। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच जो संबंध थे वो बेहद ही घनिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस संबंध को हमेशा बनाए रखा और उन्होंने आरोप लगाया उद्धव गुट पर कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को साइडलाइन किया। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर अपनी बात रखी।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में शिवसेना प्रमुख का पद जो है वो केवल बाला साहेब ठाकरे के लिए उपयुक्त है। उनकी मौत के बाद इस पद को लेकर शिवसेना पार्टी प्रमुख का पद रखा गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी उपाध्याय जी, शिवसेना में चुनाव चिन्ह को लेकर एक तरफ से शिंदे गुट और उद्धव गुट जो है आमने सामने आ रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले पीसी की और उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख का पद जो है वो केवल बाला साहब ठाकरे के लिए उपयुक्त है। उनकी मौत के बाद शिवसेना ने पार्टी प्रमुख का पद रखा था। साथ ही अब शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं दीपक केसकर, उन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो किसी के परिवार की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी किसी के परिवार की जागीर नहीं। इस लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत लंबा समय हो गया है जी, ये आपसी खींचतान कुतू में और महाराष्ट्र में बीजेपी चाहती थी सत्ता में आना। जब शिवसेना टूटी, एक नाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी पुनः सत्ता काबिज हो गई जी। अब शिवसेना में जो टूट हुई है, एक नाथ शिंदे जिन विधायकों को लेकर गए जी वो विधायक और बीजेपी जी दोनों ये समझ रहे हैं कि जो वहां आम जनता है, कार्यकर्ता है शिवसेना का, जी वो उद्धव गुट के साथ है। एक सहानुभूति की लहर उद्धव को मिल रही है। उससे किस तरह तोड़ा जाए, किस तरह उससे लड़ा जाए, जी किस तरह उसको नकारा जाए, ये बात अलग है कि भी चुनाव आयोग और चुनाव चिन्ह इन सब पर अभी कवायद चल रही है, मामला कोर्ट में है। जी कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में। जी आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जी बीजेपी भी आकलन कर रही है कि एक नाथ शिंदे के साथ जाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा ना हो एक नाथ शिंदे के जो नाराज है जनता, उसकी नाराजगी का खामियाजा कहीं बीजेपी को उठाना पड़े। जी वही बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर, जी उनके विचारों को लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। जी वहीं राज ठाकरे अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में, वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर लौट चुके हैं महाराष्ट्र में। अब वो हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। जहां उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर राजनीति करना चाहते थे, अब वो समझ चुके हैं। जी उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में वोटर है महाराष्ट्र में, जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में उत्तर भारतीयों का विरोध छोड़कर अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हिंदुत्व का मुद्दा सूट करता है तो हिंदुत्व के मुद्दे को बात की जाए तो शिवसेना और बीजेपी दोनों ही इसके सहारे आगे बढ़े हैं महाराष्ट्र में। ये बात अलग है कि अब उद्धव गुट जब से एनसीपी कांग्रेस के साथ महा विकास अघाड़ी गठबंधन बना है, तब से कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। एक नाथ शिंदे वही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं बाला साहेब की विचारधारा को तोड़ा गया, समझा गया और बीजेपी के साथ सरकार न बना के महा विकास अघाड़ी के साथ सरकार बनाई। यही तो कह रहे हैं वो। आरबी उपाध्याय जी, उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से मतलब अपील की है कि जो 16 बागी विधायकों का मामला है आयोग घोषित करने का, उसके बाद ही चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला दिया जाए। और अगर किसी कंडीशन में चुनाव आयोग जो 16 विधायकों का मामला है उन्हें अयोग्य घोषित कर देता है, तब उद्धव गुट को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, जो विधायक गए थे वो वैसे भी खुश नहीं है जी। वो ये देख रहे हैं कि भी ऐसा ना हो कि कहीं अगली बार चुनाव में हम हार जाएं। जी। और सबको देखिए मंत्री बनाया नहीं जा सकता। बहुत सारे एमएलए सोच में गए थे कि शायद हमें मंत्री बना दिया जाएगा। जी। लेकिन एक नाथ शिंदे अकेले सरकार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी का भी दबाव है और बीजेपी की जो नेता हैं उनको भी एडजस्ट करना है और उन्हें मंत्री पद देने हैं।
और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि जो एमएलए उनके साथ हैं, अगर उनकी जो सपने हैं वो टूटेंगे या उन्हें मंत्री पद नहीं मिला तो वो छोड़कर पुनः वापसी कर सकते हैं। जी शिवसेना चाहती है कि जो गए थे विधायक वो अयोग्य घोषित हो जाएं जी और किसी भी तरीके से वो जनता में परसेप्शन कायम करने में कामयाब रही है शिवसेना कि ये धोखा है, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ विश्वासघात है। जी बाकी अब चुनाव आएगा तो जनता की अदालत जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य मान्य होगा। जी लेकिन आरबी उपाध्याय जी, शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो भावनात्मक मुद्दे उठाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना फायदा जो है उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के नाम का मिलेगा? वहीं जबकि शिंदे गुट जो है वो बार बार कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उनको साइडलाइन कर दिया और जाकर वो कांग्रेस से मिल गए। देखिए, ये आरोप जनता में क्या मैसेज देगा ये अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन सहानुभूति कहीं ना कहीं मिल रही है उद्धव ठाकरे को। जी बाला साहेब ठाकरे के जो विचार थे या जो लोग सम्मान करते थे बाला साहेब ठाकरे का, वो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखते हैं और ये इससे चिंतित है एकनाथ शिंदे गुट। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भावनात्मक अपील कर रहे हैं। भाई राजनीति में साम दाम दंड भेद, भाई अपील करना कोई जुर्म तो नहीं है। जी और चुनाव में जब जाते हैं तो भावनात्मक अपीलें भी होते हैं, वायदे भी होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो साम दाम दंड भेद राजनीति में एकनाथ शिंदे भी यूज करेंगे और ठाकरे बंधु भी करेंगे। अब ये जनता तय करेगी कि जनता पर किसका प्रभाव ज्यादा है, ये चुनाव में क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी हमसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो उद्धव गुट और शिंदे गुट को लेकर जो लड़ाई छिड़ी है शिवसेना के नाम पर वो लगातार जारी है। एक दूसरे पर दोनों ही पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।